अकबर एक्सप्रेस को हादसा, 9 मुसाफिर जा बहक, 10 माह में 18वां ट्रेन हादसा है। नई ट्रेनें चलाने का क्रेडिट लेने वाले शेख रशीद हादसा की जिम्मेदारी भी कबूल करें। न्यूज एंकर मुरीद अब्बास का कत्ल बड़े मालियाती स्कैंडल से जुड़ा है। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ रही हैं, नित नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। वैसे ही ज़िंदगी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी, कुछ दुख तकलीफ़ें जो है ना वो आ रही थी, लेकिन कल अचानक से जो खुशी आई है ना उसकी वजह से मूड भी अच्छा हो गया और दिन भी अच्छा गुजरा। बाकी का कल किस खुशी की बात कर रहा हूँ मैं? क्रिकेट की ऑफ कोर्स, और क्या खुशी हो सकती है इस वक्त, ऑब्वियसली गर्मी। और कल मैं जिम में था जब ये मैच फिनिश हो रहा था और ऐसा लग रहा था एक एक गेंद के ऊपर जैसे पाकिस्तान का मैच हो रहा है, और जब मैच खत्म हुआ उसके बाद एक हंगामा सा मच गया। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी कल वाले मैच में, लेकिन फिर मुझे व्हाट्सएप आना स्टार्ट हुए। लेकिन कल तो कल था, आज सुबह जब हम शो में आए हैं, यहाँ ऑफिस पहुंचे हैं, तो तब ये ट्रेन का हादसा हो चुका था। लिहाजा जो भी चीज़ें हमारे दिमाग में थी, किस तरह हमने आपसे बात करनी है क्रिकेट के बारे में, क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे। साइड पे कर दें और आपको ये बताएं कि ये आपको बताएंगे कि ये अब तक जब से शेख रशीद साहब ने माशाल्लाह वजारत संभाली है 18वां हादसा है। वो बड़ा फख्र करते हैं कि हम ट्रेनें चला रहे हैं, हम मुसाफिरों का बोझ बांट रहे हैं, और ये मुसाफिर ट्रेनें जितनी भी उन्होंने चलाई हैं फुल चल रही हैं। लेकिन जब सर सिस्टम ही नहीं होगा इन ट्रेनों को सपोर्ट करने के लिए तो फिर ये हादसात होंगे। और 1, 2, 3, 4 हादसों के बाद आपको क्यों नहीं समझ आई कि सिस्टम इन लातादाद ट्रेनों को सपोर्ट नहीं कर सकता। और मुझे पूरा यकीन है कि इस हादसे के बाद भी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि मैं तो और ट्रेनें चलाऊंगा, आपने जो करना है वो कर लें। आई एम 100% श्योर वो यही लाइन कहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दिस इज वेरी ट्रू, बिल्कुल यही होगा। और हम कोशिश भी करेंगे, एक्चुअली वील ट्राई आवर बेस्ट कि हम शेख रशीद साहब से आज अपने शो में बात करें, क्योंकि इतना बड़ा हादसा, इतनी तादाद से हादसे, 18वां हादसा हो चुका है। थोड़ी सी डिटेल्स आपको आज सुबह की देते हैं। आपको बताएं कि लाहौर से कोयटा जाने वाली अकबर एक्सप्रेस रहीम यार खान के करीब ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई और वाक़ये में अब तक 9 मुसाफिरों के जाँ बहक होने की इतलात जो हैं वो आ चुकी हैं। मज़ीद हलाकतों का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। हादसे में इंजन समेत 3 बोगियां मुकम्मल तबाह हो गई, जबकि 6 से 7 बोगियों को भी नुकसान पहुंचा है। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और ज़ख्मियों को शेख जायद हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। ASP सादकाबाद के मुताबिक कुछ लाशें अभी तक ट्रेन में फंसी हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि जहां बहक अफराद की तादाद 15 से 20 तक भी हो सकती है। और वज़ीर रेलवे शेख रशीद नई ट्रेनें चलाने को बड़ा कारनामा करार देते रहे हैं, लेकिन जब हादसात की बात आती है तो कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। पहले सुने शेख साहब चंद दिन पहले, आपको पता है ऐलानात क्या किया करते थे, लेकिन सुन लें एक्चुअली कि उन्होंने क्या कहा है। हम जनाब 16 ट्रेनें और चलाएंगे, कान खोल के सुन लें इंशाल्लाह, और 10 फ्रेट ट्रेनें इंशाल्लाह और हम 8 फ्रेट ट्रेनों पे इस वजारत में आए थे, 12-14 हो गई है, 20 करेंगे। 24 ट्रेनें चलाई थी, अल्लाह ताला हमें नजर बद से महफूज रखे। 40 ट्रेनें छोड़ के जाएंगे। रेट 3 ट्रेनें बढ़ानी है, मेरे पास पैसेंजर में एक भी सीट अवेलेबल नहीं है। मैं सारा रेलवे से मैंने लड़ाई लड़के ये 40 ट्रेनें चलाई हैं। कोई रेलवे जो है ट्रेन पैसेंजर चलाने के हक में नहीं थी। कहते हैं कोच ही को खाली नहीं छोड़ी। कोई पाकिस्तान रेलवे का अफसर ये पैसेंजर ट्रेनें चलाने के लिए तैयार नहीं था। शेख साहब को सुन के बिल्कुल यही लग रहा है कि पैग ये था कि ट्रेनें जो हैं उनकी तादाद बढ़ानी है, ये नहीं कि उनको ज़्यादा सेफ और सिक्योर बनाना है, या उन्हें पंक्चुअल बनाना है। क्योंकि माशाल्लाह जिस टाइम से ट्रेनें चल रही हैं आजकल वो एक और बहस है, और ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे। शेख रशीद ने जब से वजारत संभाली है, आज होने वाला ये 18वां बड़ा हादसा है। अब तो 9 जानें भी चली गई हैं। इससे पहले गुज़श्ता माह कराची से लाहौर जाने वाली मुसाफिर ट्रेन हैदराबाद के करीब अपने ही ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी। ट्रेन ड्राइवर समेत 3 अफराद उसमें जहाँ बहक हुए थे। और DPO रहीम यार खान उमर सलामत साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो उनसे डेथ टोल की हालत के बारे में मालूम करते हैं। उमर साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बताइए अब तक आपके पास क्या फिगर है अपडेटेड, और ज़ख्मियों की हालत कैसी है और कितने ज़ेरे इलाज हैं, कहाँ कहाँ? जी, तो 10 के जो वो डेड बॉडीज हमने यहाँ पे शिफ्ट की हैं, और 67 जो है टोटल इंजर्ड हैं। और जो रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो ऑलमोस्ट अब आखिरी मरहल के अंदर है।
जो ट्रैप्ड हैं, जो अभी उनके बारे में अपनी तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, वो थोड़े हैं, उनको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा उमर साहब, ये भी बताइएगा कि बोगियों में जो लोग फंसे हुए थे, जिनके लिए मशीनरी भी मंगवाई जा रही थी कि वो काट के निकाला जाए उनको, तो सारे लोग रेस्क्यू हो गए हैं बोगियों में से? जी, मैंने उनको बताया कि ज्यादातर लोग रेस्क्यू हो गए हैं। अब हम ढूंढ रहे हैं चंद एक जो है वो जो ट्रैप्ड हैं, जिनके बारे में हमें खदशा है कि 2-3 जो है वो हैं रह गए, उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये चूंकि प्रोसेस बड़ा आहिस्ता और बड़ा केयरफुली हम इसको देख रहे हैं ताकि इंसानी जानों का इस्तेमाल ना हो और उनको मैक्सिमम बचाया जा सके। अच्छा उमर साहब, एक तो वंस अगेन आप डेथ टोल हमें अपडेट कर दीजिएगा, और दूसरा ये कि 67 जख्मी अगर आपने निकाले हैं तो यहाँ शेख ज़ैद अस्पताल या दीगर किसी अस्पताल में इतनी सहूलत है कि इतनी बड़ी तादाद में एकदम से जख्मियों को केटर किया जा सके? बिल्कुल, हमने सुबह ही इमरजेंसी नाफिज कर दी थी और वहाँ पे कंट्रोल रूम भी हमने बना दिए थे। 45 एक्स्ट्रा बेड्स हमने अरेंज कर लिए थे। ब्लड जो है वॉलंटियर्स हमने अरेंज कर लिए थे। 200-250 के करीब ब्लड की जो बोतलें हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने मिलकर उनको भी अरेंज कर लिया था हॉस्पिटल इंतजामिया के साथ। फिर यहाँ पे हेल्थ की बड़ी अच्छी फैसिलिटीज हैं, जो बेस्ट फैसिलिटीज हैं वो उनको प्रोवाइड की जा रही है जख्मियों को। और डेथ टोल कंफर्म कर दीजिएगा दोबारा उमर साहब, लास्टली बस। मेरे को होता है कि 10 जो डेड बॉडीज हैं वो हमारे 10 डेड बॉडीज हैं, 10 कंफर्म हो गई हैं हलाकतें। बहुत शुक्रिया आपका DPO सादिकाबाद उमर सलामत हमारे साथ मौजूद थे। 10 अफराद जाँ बहक हुए हैं अब तक इस ट्रेन हादसे में। 67 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें सादिकाबाद के शेख ज़ैद अस्पताल में शिफ्ट किया और गया। अभी हमें डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, जावेद अहमद, जमील अहमद साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। जमील अहमद साहब, आपके पास क्या जी जमील अहमद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? चलें, थोड़ी देर में हम उनसे बात करेंगे। वी जस्ट वांट टू कंफर्म एक्चुअली कि वहाँ हुआ क्या, और डेथ टोल जो है वो अब तक हमारे बात करते करते हमने स्टार्ट किया है शो तो 9 था और अब हमें बताया जा रहा है कि वो 10 हो चुका है। सो वी जस्ट वांट टू कंफर्म कि एक्चुअली उधर क्या हो रहा है, रेस्क्यू एफर्ट्स क्या हो रहे हैं। और हमें DPO सादिकाबाद ने अभी बताया कि अभी भी कुछ लोग शायद कम लोग, लेकिन कुछ लोग अभी भी शायद ट्रैप हो जिनको निकालना है। मनाजिर देखें, बड़े हौलनाक मनाजिर हैं, बिल्कुल दब के, जैसे कहते हैं ना गाड़ियों का जो हशर होता है, अगर रोड पर बहुत ज़ोर से टकराएं तो वही, और ट्रेन तो कितनी भारी होती है, इसकी बॉडी भी ज़ाहिर है ज़्यादा ताकतवर होती है। मोहम्मद असलम हादसे की जगह पे से हमें अपडेट करेंगे कि वहाँ इस वक्त सूरत हाल है क्या। ओवर टू यू असलम। जी, रहीम यार खान के नवाई इलाके वल्हार के करीब ये ट्रेन हादसा पेश आया है, जो कि मुसाफिर ट्रेन एक लूप लाइन पर खड़ी बाल बरदार गाड़ी से टकरा गई। अकबर बुक की ट्रेन थी जो कि लाहौर से कोयटा की तरफ जा रही थी। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है वो इंजन जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, और ये इंजन है जो इंजन के साथ ये वो बोगी है जो सेकंड पर बोगी थी वो तबाह हो गई है। उसके अलावा जो आगे वाली बोगी है वो शदीद मुतासिर है। इसमें अभी तक रेस्क्यू का अमला जो है वो वहाँ पर उसको मेन कटर के साथ उसको कट करके वो जो जख्मी मुसाफिर हैं या डेड बॉडी है उनको निकाला जा रहा है। ये वो दूसरी और तीसरी और ये चौथी बोगी है जो यहाँ पर आप ये तकरीबन मजमूई तौर पर 9 से 10 ये बोगियाँ हैं अकबर एक्सप्रेस की, जो कि यहाँ से लाहौर से कोयटा जा रही थी, जो हादसे का शिकार हो गई। हादसे की मेन वजह ये बताई जाती है कि यहाँ पर जो उसका सिग्नल था जिसे लूप लाइन से मेन पर कवर करना था, जो कि अमले की गफलत की वजह से वो नहीं कर सका, जिसके बायस ये हादसा पेश आ गया। यहाँ पर रेस्क्यू का अमल जारी है। अब तक 9 से 10 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है, तो 30 से 40 अफराद जख्मी हैं जिन्हों को मकामी अस्पताल और शेख ज़ैद अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। मलिक असलम हमें अपडेट कर रहे थे। और हादसे का शिकार जो ट्रेन है उसको देख के ऐसा लगता है कि कितनी फोर्सफुली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बज़ाहिर ही, क्योंकि ट्रेन के हादसे में एट टाइम्स अगर बोगियां भी ट्रैक से उतर जाती हैं तो वो ये हशर नहीं होता जो यहाँ हुआ हुआ है। और जानी नुकसान तो हो रहा है हुमा। ये जो 18 हादसे जिनका हम तस्करा कर रहे हैं, माली नुकसान कितना उठाना पड़ रहा है रेलवेज को, ये भी कोई देखे जब इंजन और पूरी बोगियां तबाह हो रही हैं। इसीलिए तो हमारा ये बार बार कहना है कि शेख रशीद का ये कहना कि वो एक रिकॉर्ड शायद कायम करने की दौड़ में है कि इतनी ट्रेनें छोड़ के जाऊंगा और ये डेस्टिनेशंस होंगी। लेकिन जो एग्जिस्टिंग ट्रेन्स हैं, पहले तो आप उनकी हालतें देख लें, उनके रूट्स देख लें, आप उनके ये एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन कर लें। आपके होते हुए आप ही के टेन्योर में 18 ये एक्सीडेंट्स जो हैं, हादसा हो चुके हैं, कितनी जानें जा चुकी हैं, इन पे तवज्जो दें, छोड़ें बाकी ट्रेनें आपने कितनी लानी है, दैट विल कम लेटर। सो ये एक बात है जिस पे हम ज़रूर स्ट्रेस करेंगे शेख साहब से अगर हमारी बात होती है।
उनसे भी हम ये ज़रूर पूछेंगे। अब्दुल्ला, ये ट्रेन हादसा अकबर एक्सप्रेस जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, आज सुबह जो है जो हम दिखा भी रहे हैं, आप इम्पैक्ट देखें कि मालगाड़ी से जाके टकराई है। इंजन 3 बोगियां तो ऑलरेडी स्मैश हो गई हैं, वो बिल्कुल टोटल हो गई हैं, ढेर लग रही है, बिल्कुल कचरे का ढेर लग रही है। उसके अलावा 6-7 बोगियां जो हैं वो भी ऑफ ट्रैक हुई हैं, वो गिरी हैं। तो आप इम्पैक्ट देखें कि एटलीस्ट 10 बोगियां तो हिल गई ना सारी। और जो एग्जिस्टिंग ट्रेनें बगैर हादसा के पहुंच जाती हैं वो कितने घंटे डिले से चल रही हैं, इसके तो हम फर्स्ट हैंड वाकिफ हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं। किसी का रिश्तेदार, किसी की बहन, किसी का भाई रेलवे से जाहिर है जो जहाज़ों के किराए हुए हैं सफ़र करते हैं। अच्छा। और उस ट्रेनों का 3 से 4 से 6 से 7 घंटे रोज़ाना लेट होना मामूल बन चुका है। और ये जाहिर है इससे पहले सिस्टम काफ़ी बेहतर हो गया था। अमीन हफीज रेलवे की बीट को बड़े अरसे से कवर कर रहे हैं, उनसे डिटेल लेते हैं। अमीन, ये 18वां हादसा हुआ है, 10 अफराद की इसमें जान चली गई। शेख साहब से कोई बात करे तो वो कहते हैं कि भाई जो करना है कर लो, मैं तो 10 और ट्रेनें चलाऊंगा, 20 और ट्रेनें चलाऊंगा। पता नहीं वो किस रिकॉर्ड को कायम करने की दौड़ में, और उनको ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा। ये बात दुरुस्त है कि शेख साहब पिछली बार भी वजीर बने तो उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चलाऊं, गरीब मुसाफिरों की सवारी है रेलवे, इसमें ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपके घर में सिंगल फेस का बिजली का मीटर लगा हुआ है और आप हर कमरे में 2-2 टन के एसी लगा लें तो सिंगल फेस का मीटर तो उसमें आग भी लग जाएगी और वो बर्बाद भी हो जाएगा। रेलवे के पास पूरी दुनिया में आप अगर नेट पे जाएं तो कहा जाता है कि 15% मुसाफिर कोचेज और ट्रेनें रिजर्व में रखी जाती हैं। ये एक आलमी कानून है। रेलवे के पास 4 और 5% ट्रेनों का रिजर्व होता था। अब शेख साहब तशरीफ लाए हैं, उन्होंने 4-5% जो रिजर्व ट्रेनें होती थी उनको भी मुख्तलिफ ट्रेनों बनाकर चलाना शुरू कर दिया। यहाँ तक एक ट्रेन सुबह रेल कार पिंडी से लाहौर आती है, वो सुबह रेल कार होती है, दोपहर को लाहौर से फैसलाबाद जाती है, वो फैसलाबाद एक्सप्रेस बन जाती है। वही इंजन, वही मुसाफिर कोच रात को नाइट कोच बन के लाहौर से वो चली जाती हैं रावलपिंडी। एक ट्रेन को 3-3 ट्रेनें बना के जब आप चलाएंगे, रिजर्व खत्म करेंगे, एक्सीडेंट होगा, मुतबादल ट्रेन नहीं होगी तो फिर ट्रेनें जो देर से आएगी वो देखभाल होगी, सफाई सुथराई होगी, फिर वो उसी लेट से चलेगी। निजाम तो धर्म भरम होगा। बिल्कुल अमीन हफीज़, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें डिटेल दे दी। और बिल्कुल आपने भी उसी बात की तस्दीक की जो हम भी यहाँ बात कर रहे थे कि कंसंट्रेशन जो है शेख साहब की वो नंबर्स पे है, कि शायद वो बढ़ाना चाहते हैं, शायद वो चाहते हैं कि उनकी लेगेसी ये हो कि उनके दौर में, उनके टेन्योर में 20, 30, 40 जितनी भी ट्रेनें वो हो गई। तादाद बढ़ाने के हवाले से बल्कि वो पहले बात भी कर चुके हैं अब्दुल्ला, उन्होंने इसके बारे में जिक्र भी किया। सुन लेते हैं कि वो क्या कहते हैं ट्रेनों की तादाद बढ़ाने से मुताल्लिक। ये दोबारा से सुन लेते हैं, उसके बाद जरा और बात करते हैं इस पर। 136 ट्रेनें इस वक्त रोज की हैं, हालांकि लोग एतराज करते हैं कि हमने ये 40 ट्रेनें क्यों चलाई। अब हमने कोई नया ट्रैक नहीं बनाया जी, उन्हीं पुराने ट्रैकों पे हमने लोग छतों पे चढ़े हुए हैं, छतों से सवारियों में लाए हैं। सर मसला तो यही है कि नया ट्रैक आपने खुद ही बता दिया नहीं बनाया, और उन्हीं पुराने ट्रैकों पर आप ट्रेन पे ट्रेन चढ़ा रहे हैं। अगर एक रोया सड़क होगी या 2 रोया सड़क होगी और उस पर आप 50 गाड़ियां एक वक्त में लाके खड़ी कर देंगे तो वो 50 गाड़ियां कहाँ एडजस्ट होंगी 1 किलोमीटर के फासले में? नहीं हो सकती ना एक रोया सड़क पे। शेख साहब, हाउ अबाउट यू रीविजिट जो भी आपके प्लान्स थे फॉर दिस मिनिस्ट्री फॉर द रेलवे स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, थोड़ा सा रीविजिट, और खासतौर पर 18 अगर आपको एग्जाम्पल्स मिल चुके हों अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स के, तो फिर बनता है कि आप दोबारा से जरा ड्राइंग बोर्ड पे जाएं और देखें कि आपको ये निज़ाम किस तरह चलाना था। प्लीज फॉरगेट अबाउट द नंबर्स, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करें, उसको बेहतर करें, पहले उसको इतना अच्छा बना दें कि फिर आप उसमें और समझदार अक्लमंद इंसान वही होता है जो गलतियों से सीखता है। अगर आप अपनी पॉलिसी पे नजरसानी करके इसको ठीक करेंगे तो कोई आपको ये नहीं कहेगा पहले तो ये कहते थे अब ये कह रहे हैं। कोई नहीं, आपको यकीन मानिए कि ये यू टर्न के ताने नहीं देगा, क्योंकि ये यू टर्न अगर आप लेंगे तो आप मुस्बत तब्दीली के लिए लेंगे।
आप ट्रैक्स की हालत बेहतर करें, आप पंचुअलिटी को यकीनी बनाएं, क्योंकि एक ट्रेन जब 3 नामों से मुख्तलिफ औकात में चलेगी तो जाहिर है उस ट्रेन जैसे ही आई है और वो वैसे ही खड़ी रहेगी, उसी हालत में तो चला नहीं जाना। जो गंद बचता है हमारी ट्रेनों में माशाल्लाह उसको 5 से 4 घंटे लगते हैं साफ होने के लिए, इसीलिए ट्रेनें 4 से 5 घंटे लेट हो रही हैं अगली डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। तो खुदारा ये आम आदमी की सवारी है, आम आदमी को इस अजियत और उसके जान की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। बॉटम लाइन तो यही है, बॉटम लाइन यही है कि जानें ज़ाया हो रही हैं फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन। दिस नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। शेख साहब यकीनन हमारी आवाज़ आप तक पहुंच जाएगी। हम कोशिश करते रहेंगे कि आपसे हमारी लाइव बात हो सके आज के शो में, क्योंकि बात बहुत बड़ी हो चुकी है और हम चाहते हैं कि दोबारा हमारी वो किसी मीटिंग में, तो as soon as he gets done with the meeting हम दोबारा राब्ता करेंगे। ऑलराइट, ग्रेट। अच्छा जी, फॉर द टाइम बिंग लेट्स मूव ऑन। और कल जनाब, कल जिसे कहते हैं ना, अगर आपका अजीब सा दिन गुजर रहा हो तो उस पर थोड़ी सी खुशी की रमक जो है ना वो कल के मैच से आ गई। बहुत बुरी बात है, ऐसे बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम तो कहेंगे थोड़ी सी थी। हम तो कहेंगे कारमा का आपने सुना है ना, धोनी माशाल्लाह इंग्लैंड के खिलाफ ऐसे खेल रहे थे जैसे टेस्ट मैच खेल रहे हैं ना, क्योंकि हमें जो बाहर करना था, लेकिन कल भी वो फिनिश नहीं कर पाए, जिसकी मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई है। आई वंडर कि हुमा को हुई कि नहीं हुई, लेकिन उस दिन भी वो फिनिश नहीं कर पाए। तो ठीक है, जब उस दिन नहीं फिनिश कर पाए तो कल क्यों कर पाते, कल भी नहीं कर पाए। अच्छा, खबर तो देना लोगों को, ये तो बताएं जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा जी, चल बहुत आज तो लगता है कि मुहावरों की दुकान खुल गई अब्दुल्ला के पास, खुशी बहुत ज्यादा है। दुकान मेरे पास क्या मीम्स की दुकान भरी हुई है इस वक्त। थोड़ा सा आपको कोशिश हम करेंगे आपको दिखाने के लिए। अच्छा जी, एक दफा फिर आपको बताएं कि बात क्या हो रही है, खुशियां क्यों है। वर्ल्ड कप 2019 बस एक आम सा इवेंट रहता अगर कल न्यूजीलैंड ने खुलबुली ना मचा दी होती, वरना इससे पहले बिग 3 ही छाए रहे। आपको तो पता ही है, खराब मौसम भी इवेंट का मजा खराब करता रहा है। और फिर जी कीवीज ने जो कर डाला है ना, कल कीवीज ने छोटा हदफ देने के बावजूद भारतीय सुरमाओं को मैनचेस्टर के मैदान में ढेर कर दिया। न्यूजीलैंड तरने वाला है सेमीफाइनल का बकिया हिस्सा, तो महज रस्मी कार्रवाई होगा। मंगल को मैच अधूरा रहने पर ये बातें करने वाले भारतीय तमाशाई हार के आंसू बहाते रहे। कुछ शायकीन रिवायती अंदाज में अपने सीनियर खिलाड़ियों को बुरा भला कहते रहे, कुछ एक दूसरे को तसल्लियां देते रहे। और आपको फिर ये भी बता दें कि भारतीय मीडिया ने क्या किया। भारतीय मीडिया भी टीम की शर्मनाक शिकस्त पर फट पड़ा और रवायती अंदाज में खिलाड़ियों पर तनकीद के तीर चलाए। और ऐसे में मकबूजा कश्मीर के शहरी काबिज भारत की बदतरीन शिकस्त पर खुशी से झूम उठे। आपको पता है ना, ये भी बड़ी तकलीफ हो जाती होती है वहाँ, और खुलकर जी उन्होंने जश्न मनाया। कुछ मनाजिर हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये मकबूजा वादी के मनाजिर हैं जहाँ पर भारत की हार पर कश्मीरी सड़कों पर निकल आए हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं। भाई इस बार तो फेस्टिविटी का समा है। बिल्कुल जी, उनको तो एक मौका मिल गया करने का। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का नंबर 5वां रहा। भारतीय टीम भी पहली पोजीशन से कल चौथी पोजीशन पर आकर बाहर होगी और भारत को सिर्फ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने शिकस्त दी। और इन दोनों टीमों को आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा, इन दोनों टीमों को पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में हराया था। हाँ, हम पिज़्ज़े और बर्गर खा के भी इनको हरा बैठे, और ये लोग तो अगर पिज़्ज़े बर्गर नहीं भी खाते तो फिर भी इनसे हार गए। अच्छा जी, फैजान लखानी ने हमें ज्वाइन किया। फैजान लखानी ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू फैजान। फैजान, इस वक्त वर्ल्ड कप का बहुत बड़ा अपसेट हुआ है, हमें तो यही लग रहा है। एज एन एक्सपेक्टेशन यही थी कि भाई न्यूजीलैंड से बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है भारत, तो वो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन कल जो हुआ दिल तो खुश हुआ, लेकिन थोड़ा अपसेट भी हो गया। इंडियन टीम जिस तरह हारी है, क्या तवक्को थी वहाँ पर किसी को इसकी? यार देखिए, इससे अपसेट तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। वर्ल्ड कप का नॉकआउट मैच था और दोनों टीमें हम पल्ला थी, दोनों टीमें सेमीफाइनल तक आई थी, तो इसका मतलब है अच्छी टीमें थी, जब भी एक दूसरे से मद्दे मुकाबल थी। तो इस स्टेज पर अगर कोई टीम की जीत या किसी टीम की हार अपसेट नहीं कह सकते, तो वो थी कि अच्छा मुकाबला होगा। और जिस तरह की न्यूजीलैंड ने उसका भरपूर फायदा उठाया। जब न्यूजीलैंड ने कल, क्योंकि 2 रोज ये मैच चला है, तो पहले रोज न्यूजीलैंड की तकरीबन 46 ओवर्स की हुई थी बैटिंग, और उसके अगले रोज फिर बाकी 4 ओवर्स खेले। बारिश से पहला रोज मुतासर हुआ था, उसके बाद दूसरे रोज फिर मैच कंटिन्यू हुआ था। तो न्यूजीलैंड ने कंडीशंस का भरपूर फायदा उठाया और टॉस उसके लिए काफी अहम रोल प्ले कर गया, तो इसको अपसेट तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। और जब टॉस हुआ तो उस वक्त यही कहा जा रहा था, यही उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि अगर 250 के लगभग स्कोर अगर करने में कामयाब हो गई न्यूजीलैंड की टीम और जल्दी 1-2 विकेटें हासिल कर ली, खासतौर पर रोहित शर्मा और विराट कोहली की, तो फिर कामयाबी हासिल करना भारत के लिए मुश्किल हो सकता था। तो वही जो उम्मीद की जा रही थी और जिस तरह खेल सब तवक्को कर रहे थे, वैसा ही खेल हुआ और न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल
हासिल करके फाइनल आई। अच्छा फैजान, ज़बरदस्त आपने हमें समझा तो दिया, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, आप जहाँ खड़े हैं पीछे मुझे थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे कचरे का ढेर नज़र आ रहा था, मुझे एकदम से लगा कि आप कराची वापस तो नहीं आ गए, लेकिन वहाँ भी लगता है कि यही हो रहा है। फैजान, भारतीय टीम पाकिस्तान के सेमीफाइनल में ना जाने की एक बड़ी वजह थी और इसलिए पाकिस्तानियों की सपोर्ट भी न्यूजीलैंड के साथ ही नज़र आई। अब फाइनल में भी आपको क्या लग रहा है? हम तो अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि पाकिस्तानी न्यूजीलैंड को ही सपोर्ट करेंगे। मैं तो इसलिए करूंगी न्यूजीलैंड को सपोर्ट क्योंकि मुझे वहां की प्राइम मिनिस्टर जसिंडा बहुत अच्छी लगती हैं। ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन मार्क भारत की कारकर्दगी पर जरूर आता है, लेकिन धोनी जिस तरह इंग्लैंड के खिलाफ स्ट्रगल करते रहते हैं, इसी तरह न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी स्ट्रगल किया, तो हमें इंग्लैंड को उस मैच के लिए क्रेडिट देना चाहिए और हमें अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए कि हम क्यों सेमीफाइनल पर ना आ सके। लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तान थोड़ा सा अनलकी रहा नेट रन रेट की बुनियाद पर। बाकी मैं किसी और टीम को ब्लेम नहीं करूंगा, जिस तरह बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि भारत की वजह से पाकिस्तान की टीम बाहर हुई। और रही न्यूजीलैंड की सपोर्ट की, तो ऑफकोर्स आज यहाँ पाकिस्तान का जो क्राउड था, जो कुछ पाकिस्तानी यहाँ मौजूद थे ग्राउंड पे मैच में, न्यूजीलैंड और भारत के मैच में, उन्होंने सपोर्ट की न्यूजीलैंड की। और अब देखें अब आगे इंग्लैंड की टीम आती है, ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है, कि क्रिकेट अच्छी हो और फैंस यही चाहेंगे कि अच्छी क्रिकेट हो, एकतरफा मुकाबला ना हो और अच्छी क्रिकेट हो फाइनल में, और दोनों टीमों के लिए यही समझता हूँ यहाँ पे। यानी फैजान डजंट बिलीव कि ये डिलिबरेटली हुआ था कि पाकिस्तान को आने नहीं दिया था बाय इंडिया, लेकिन क्वेश्चंस तो उन्होंने भी कह दिया कि उठ रहे हैं भारतीय कारकर्दगी पर, वहाँ भी उठ रहे हैं, इधर भी उठ रहे हैं, लेकिन इट्स अ गेम। आई गेस आईसीसी को इस पे जरा देखना चाहिए कि क्या हुआ था। आपका दिल नहीं भरा ना कल जो क्रिकेट में हुआ है? नहीं, सुबह सुबह आपको पता है ना, आप सुबह एक डोज अगर आपको अच्छी मिल जाए ना अच्छी चीज़ों की, तो आपका दिन अच्छा गुजरता है, और वही डोज हमने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दें। भारत की शिकस्त के बाद सोशल मीडिया पे तो जनाब दिलचस्प तबसरों की भरमार है। कोई कह रहा है कि शोएब मलिक को कहिए कि ससुराल वालों को जरा वापस छोड़ाइए। ये प्लीज आप तस्वीरें देखें, आपको पता है ना कि विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा बॉलीवुड स्टार, ये एक सीन है जो हर जगह डाल दिया जाता है, तो अब इनकी हार पे ही क्रिकेट ग्राउंड में ही, स्टेडियम में ही इनको बिठा दिया गया है। नेचुरली दीज आर फोटोशॉप मीम्स बट दे आर हिलेरियस। और अब्दुल्ला ऑनेस्टली अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ना होना और आप हंसी खुशी ना ओवरकम कर सकें किसी चीज़ को, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट्स बेटर टू जस्ट और आपको पता है माशाल्लाह सुप्रीम ओवर कॉन्फिडेंस की मिसाल आप देखिए कि बहुत से इंडियंस ऐसे थे जिन्होंने ऑलरेडी फाइनल के टिकट्स खरीद लिए थे। सुप्रीम ओवर कॉन्फिडेंस देखिए, और वो छोटी सी ट्रॉफी के रेप्लिका ना अपने घरों में ड्राइंग रूम में शेल्फों पे सेट कर लिए थे, और ये शेल्फ से उठा के सर पे बांधा है इन्होंने। अच्छा देखिए, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड हमारा शो देखते हैं और अ लॉट ऑफ देम माइट बी सपोर्टिंग इंडिया एज वेल। हम मजाक किसी का नहीं उड़ा रहे, हमारे साथ भी थोड़ी देर पहले यही हुआ था। इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ गेटिंग ओवर अ वेरी बैड डिफीट। तो बेसिकली अच्छा, ये बड़े मशहूर उनके फैन है वैसे जो हर जगह जाते हैं इसी तरह के हुलिया बनाते हुए, तो उनका ये नया एवटार था। हमारे चाचा क्रिकेट की तरह, मेरा ख्याल जिस तरह हमारे चाचा क्रिकेट है ना, तो ये मेरा ख्याल है कि इसी ट्रॉफी से आप गुजारा कर लीजिए। और वो जो जिन्होंने फाइनल के टिकट खरीदे हैं वो प्रॉब्ली ब्लैक करेंगे या क्या करेंगे, या अपने दोस्तों को वैसे गिफ्ट कर दे, मैं कहता हूँ। अच्छा चले, ट्रॉफी तो हो गई और आगे एक और चीज़ हमने आपको दिखानी है, हियर यू गो। तो जसिंडा आर्डन की हम बात कर रहे थे, ये न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि कुछ अरसे में बड़ी प्रोमिनेंट हो गई हैं दुनिया में, खासतौर पे बिकॉज ऑफ दैट टेररिस्ट अटैक करते हैं और पाकिस्तानियों साढ़े लाई कोई और खिदमत, तो वो इस किस्म के मीम्स चल रहे थे, तो लिहाजा एक उनकी दिखा दी और एक और आपको दिखाना चाहते हैं। शो अस प्लीज। विलियमसन न्यूजीलैंड के कैप्टन, तेरे एक आंसू का पतला का तेरा भाई तो सरफराज के साथ खड़े हैं और लग यही रहा है कि जैसे वो वादा कर रहे हैं कि सरफराज तू जस्ट वेट कर कि मैं अभी तेरा बदला लेता हूं। जनाब शोएब मलिक की तस्वीर के साथ तो पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। कोई कह रहा है भाई उनसे कह दो ड्रॉप कर दो, और भी बड़ी आपको पता ना कि एक ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के वो एंडोर्समेंट करते हैं, तो वो भी तस्वीरें चलना स्टार्ट हो गई। उनके साथ कोहली को बिठाया हुआ है सीट पे। चले एनीवे, दिस इज ऑल इन फन एंड गेम्स, प्लीज डोंट बी ऑफेंडेड। और हम कोई इस तरह नफरत नहीं बढ़ा रहे, इट इज हमारे साथ भी यही हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम सिर्फ लाइटन कर रहे हैं थोड़ा सा मूड, और वी आर ऑल आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। नफरत नहीं बढ़ा रहे, हम मजाक उड़ा रहे थे। अब्दुल्ला डोंट बी मीन। अच्छा, सॉरी। अभी हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल मैं इस तरह नहीं सोचती, अभी हम आगे बढ़ेंगे एंड वी हैव सम वेरी प्रेसिंग इश्यूज। और जो इंसिडेंट हुआ है, आप यकीन मानिए कि सारी बात, ये सारी कोशिश हमारे साथी मुरीद अब्बास जो अब हम में नहीं रहे हैं, उनकी मौत का दुख भुलाने की हम कोशिश ही कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू जस्ट मूव ऑन इन लाइफ, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये स्कैंडल और ये स्कैम इतना बड़ा है
कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए। बहुत सवाल एक्चुअली उठ रहे हैं, जितने आपको सवालों के जवाब मिल रहे हैं मजीद सवाल उठ जाते हैं। थोड़ा सा आपको दोबारा से बैकग्राउंड में जाते हैं, डिटेल में बताते हैं। न्यूज़ एंकर मुरीद अब्बास का कत्ल बज़ाहिर बड़े मालियाती स्कैंडल की तरफ निशानदेही कर रहा है और तहकीकात में लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल बहुत कुछ बता रही है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मकतूल मुरीद अब्बास और मुलजिम आतिफ एक ही इमारत में रहते थे। मुलजिम ने मकतूलीन के साथ दीगर कारोबारी शराकत दारों को भी फ़ोन करके बुलाया था, यानी जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन सारों को फ़ोन करके बुलाया हुआ था आतिफ ने। और मुबैना कातिल ने बाद में ख़ुद को भी गोली मार ली, जो कि उस वक्त इस वक्त अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। और जियो न्यूज़ ने वाक़े की CCTV फुटेज जो है वीडियो वो भी हासिल कर ली है, जिसमें आतिफ जो हैं जिन्होंने कत्ल किया था बाकी 2 लड़कों को, वो असला लेकर अपने दोस्त और एक शख्स के साथ भागते देख सकते हैं आप। अभी शायद हम दिखाएंगे भी आपको, हमने दिखाया, हाँ ये रहा। और वीडियो में मज़ीद देखा जा सकता है कि फायरिंग के बाद एक मुर्दा शख्स जो कि यकीनन मुरीद हैं, उनको एक खातून जो कि उनकी वाइफ हैं और दीगर लोग लिफ्ट से बाहर लेके आ रहे हैं। और ये जैसे पहले सीढ़ियों से नीचे शख्स गिरा है, ये मुरीद के दोस्त उमर रेहान है जो कि इस वाक़े के ऐनी शाहिद भी हैं। और ये ज़ारा अब्बास जो कि ख़ुद भी एक एंकर हैं, वो मुरीद की वाइफ हैं। और अच्छा टाइमिंग आप नोट करें ना तो 8:25 पे ये शख्स आतिफ ज़मान ये ऊपर गया, CCTV फुटेज में टाइम आता है ना, और 8:28 पे ये नीचे भी आ गया, यानी कि टोटल 3 मिनट में इसने कार्रवाई कोई बातचीत नहीं होगी। 3 मिनट में तो कोई झगड़ा नहीं हो सकता ना। अच्छा अब्दुल्ला, ये जो आप कह रहे थे वो जो चेकर्ड शर्ट में शख्स पहले आया था और गिरा है, फिर भाग के उसने तो अपने आप को बचा लिया। हाँ, ही इज सेफ एंड ही इज द ओनली एनी शाहिद ऑफ दिस वाक़या एज वेल। अफजल नदीम डोगर हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल, एक तो ये जो CCTV फुटेज आई है इसमें ये नहीं हमें समझ आया कि 8:28 पे अगर ये शख्स भाग गया यहाँ से या कत्ल हो गया तो 9:06 पे फिर ज़ारा जो उनकी वाइफ हैं वो आती हैं और वो लेके जाती हैं, तो आधे घंटे में किसी को नहीं पता लगा कि किसी ने एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश नहीं की। आवाज़ तो जाहिर है आई होगी, साइलेंसर तो लगा हुआ नहीं था, नीचे बिल्डिंग में कमर्शियल एरिया है, किसी को नहीं पता लगा, ऊपर कत्ल हो गया है। ये आधा घंटा बड़ा क्रूशल था किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए। एक तो ये, और दूसरा इस मर्डर से जुड़ा जो फाइनेंशियल स्कैम और स्कैंडल है उसकी क्या चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं? हाँ बिल्कुल, जो पहला है मामला वो तो ये कि पुलिस ने जो तस्दीक हुई बाद में, अब उसके फौरी वाक़े के फौरन बाद जो है वो मददगार 15 पे तो पुलिस को इत्तला मिल गई थी इस वाक़े की, इस इंसिडेंट की, और पुलिस जाहिर है उसमें पहुंचने के लिए जो रिस्पांस टाइम होता है उसमें देर से पहुंची है या वक्त पे पहुंची है। बहरहाल ये इसमें जान बचाने के मामले में जो इशू था वो एक अलग था, लेकिन जो मामला दूसरा है कि ये किस टाइप की सिचुएशन हुई, उसमें बहुत ही गंभीर सिचुएशन सामने आ रही है। तकरीबन इनका जो बेसिक कारोबार था, 2 कारोबार थे इनके। एक तो ये था कि यहाँ से ये अफगानिस्तान से जो टायर थे उनका बिजनेस था इनका, स्मगल टायर होते थे, वो बलोचिस्तान के रास्ते कराची आते थे, उन टायर के बिजनेस में जो है वो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी। अच्छा, उसमें मीडिया पर्सन जो है वो तो टोटल इनके पास जो 80 इन्वेस्टर्स हैं, जो पुलिस को अब तक रिकॉर्ड मिला है, 80 लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, उसमें सबसे ज्यादा जो है वो मीडिया पर्सन हैं। मीडिया के तकरीबन 42 के करीब लोगों की लिस्ट पुलिस को मिली है जिन्होंने जो है इसमें इन्वेस्टमेंट की थी, और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के लोग उसमें ज्यादा थे। एक इन्वेस्टमेंट तो इनकी थी अपनी, मुरीद अब्बास की, तकरीबन पुलिस का कहना है कि 700 मिलियन की थी, कोई 7-7.25 करोड़ की थी, और इसी तरीके से इनके एक और दोस्त थे उनकी भी कुछ 6-7 करोड़ रुपए की थी। तो 3 बड़े इनके साथ दोस्त थे जो जिनको इन्होंने इन्वेस्टमेंट ज्यादा की थी, तो तकरीबन 60 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है सामने आई अब तक पुलिस का कहना है। उसमें जो मुलजम है, जो इनका जो बिजनेस था, उस बिजनेस में जो पुलिस का कहना है कि उसमें पिछले दिनों सख्ती हुई थी बॉर्डर्स के ऊपर, खासतौर पर जो कराची को लिंक करते हुए जो एरियाज हैं वहां पर सख्ती थी। इसकी बिना पे जो एक बड़ा कंसाइनमेंट भी इनका कोई पिछले महीने जो है वो पकड़ा गया था टायर्स का, जिसमें इनको उसको छुड़ाने में जो इनका कहना है कि काफी भारी जो है वो रिश्वत देनी पड़ी थी। वो छुड़ा तो लिया लेकिन उसमें पैसा बहुत इनको देना पड़ा। एक तो ये चीज आई थी कि इनको लॉस हुआ इसमें। दूसरी चीज ये थी कि इनका जो दूसरा कारोबार जो बताया जा रहा है वो मनी लॉन्ड्रिंग का था, और वो अफगानिस्तान से जो है वो पैसा इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग होती थी इनकी, और उसमें भी इनको जो है वो कुछ पैसा पकड़ा गया था, वो लॉस हुआ। इस टाइप की चीजें थी कि वो इन्वेस्टर्स जो थे उनको पैसा दे नहीं पा रहे थे। तो तय उन्होंने ये किया था कि 5 करोड़ का झांसा, जो मोटे यानी बड़े वाले थे, जैसे मुरीद अब्बास थे 7 करोड़, इसी तरीके से दूसरे थे उनके 6 करोड़, उन 5 को बैक वक्त बुलाया था इन्होंने, 5 कोई आधे घंटे के वक्फे से उसी सेम एरिया में। उसमें 2 लोग पहुंच गए थे,
गए थे, जिनमें से मुरीद अब्बास को उन्होंने कत्ल किया। उसके बाद दूसरे थे कोई, वो उन्होंने देख लिया, वो भागे, उनको उसी सराउंडिंग में उन्होंने हिट किया। इसी तरीके से 2 लोग अभी आए नहीं थे जो बच गए इस इंसिडेंट पे कि 15 को इतना पुलिस मिली या जो पुलिस पहुंची उसमें उनको पकड़े गए, जो भी सिचुएशन हुई। फिर पुलिस जब पहुंची इसने अपने आप को मारने की कोशिश की। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, ये शख्स वहीं पे मुरीद अपेरेंटली निशात कमर्शियल में कहीं रहते थे, तो ये उसी बिल्डिंग में वापस चला गया था और ये इसने मुरीद के नीचे वाले ही फ्लैट में अपने आप को फिर गोली मारी। ये वहीं उसी इलाके में सारा वाकया भी हुआ इसको पकड़ने वाला? जी हाँ, बिल्कुल उसी एरिया में ही पुलिस का कहना है कि जब पुलिस वहां पहुंच गई थी इनको पकड़ने के लिए, तो उस वक्त इसने अपने आप को गोली मारी है। तो हम जो है वो अब बेहोश था, अब होश में आ गया है। पुलिस इसमें बड़ी उम्मीद है पुलिस के इस मामले में जो है वो जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें 1-2 दिन में मजीद वो होगी। जो वेपन जो इसके पास था उसका भाई को भी पुलिस को मतलूब है, क्योंकि जो 30 बोर का पिस्तौल इस्तेमाल हुआ वो इसके भाई का है मुलजम के। पुलिस उसको भी गिरफ्तार करेगी और इसी तरीके से जो है वो मजीद इससे जुड़े हुए किरदार हैं जो पुलिस इसमें बयानात लेने की कोशिश कर रही है उन लोगों के भी। और जो इनकी मिसेज है, इनकी भी इन्वेस्टमेंट जो पुलिस बता रही है कि उनकी भी उस कंपनी उनके साथ जो है उन लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट थी और आगे फिर लिंक टू लिंक चीजें थी, एक चेन होती है। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा बहुत ज़्यादा मीडिया प्रोफेशनल्स ने भी इन्वेस्ट किया हुआ था इसमें, तो इसका फ्रंट क्या था? हम ये सिर्फ ये डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं अगर तो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, स्मगलिंग हो रही है पीछे, तो ये इतना अट्रैक्टिव क्यों लग रहा था लोगों को? क्या फ्रंट पे बताया जा रहा था कि आपके पैसे किस बिजनेस में डाले जा रहे हैं? देखिए, बिजनेस तो उनको ये टायर का या इसी टाइप का बिजनेस बताया गया था, मनी लॉन्ड्रिंग का तो जाहिर है नहीं होगा। ये 2 चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। जो चीजें अफगानिस्तान से स्मगल्ड होके पाकिस्तान या कराची पहुंचती हैं या दूसरे पाकिस्तान के इलाकों में पहुंचती हैं, जाहिर है उसका पैसा कैसे जाएगा? वो पैसा कानूनी तरीके से तो नहीं भेज सकते, वो मनी लॉन्ड्रिंग की शक्ल में पाकिस्तान से वहीं अफगानिस्तान जाता है। ट्रांजैक्शन गालिबन इसमें नहीं हो रही थी इस सारे मामले में? जी, बैंक ट्रांजैक्शन कोई नहीं हो रही थी गालिबन इसमें? नहीं, इलीगल में कहाँ बैंक ट्रांजैक्शन होगी ना, उनका कोई बैंक अकाउंट और सारा लेन देन भी वो बता रहे हैं कि चेक्स के जरिए नहीं, शायद कैश के जरिए था। और इसमें एक और दूसरी चीज ये थी कि जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट वहां कर दी है अगर, तो फिर जो पार्टी है वो ये कहती है कि यार आप और इन्वेस्टर लाओ, उन इन्वेस्टर के ऊपर भी आपको कमीशन मिलेगा। तो 40 के करीब जो मीडिया पर्सन हुए, किसी ने अच्छे उस फ्यूचर के लिए किसी ने 10 लाख रुपए लगा दिए, किसी ने 20 लाख रुपए लगा दिए। उस 20 लाख के ऊपर भी उस जो फ्रंटमैन होता है, जैसे कि अगर किसी मैंने लगाए हुए वहां अब 10 लोगों के पैसे, तो उस पर मुझे भी कमीशन मिलता है। तो ये पूरा एक स्कैम है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा। आगे बहुत बड़ा ये स्कैम है, ये आगे चलकर और चीजें अनफोल्ड होंगी। बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर हमें बता रहे थे। और ये कारोबार 40 अगर मीडिया इसमें पर्सन से, तो तकरीबन जितने मीडिया वर्कर्स हैं उन सबको ये कारोबार पिच किया गया था। जाहिर है एक फ्रेटर्निटी तो एक ही है, और सब जिन लोगों ने नहीं लगाया उनको सबसे इंपॉर्टेंट ये बात खटकती थी कि भाई ये कैसा कारोबार है जिसमें एक फिक्स्ड इनकम आ रही है, क्योंकि वो तो सूद होता है, वो बहुत तो मुश्किल है कोई मॉरल ऑफ दिस थिंग निकालना। लेकिन अगर आपको चीज नजर आ रही है ना, टू गुड टू बी ट्रू कहा जाता है, देन इट इज। तो शॉर्टकट्स कामयाबी के नहीं होते। अगर आप देख रहे हैं किसी के पास अनप्रेसिडेंटेड पैसा आ रहा है और तनख्वाहें आपको पता ही है कितनी होती हैं, तो फिर वो जादू की छड़ी नहीं होती, उसके पीछे कुछ ना कुछ दाल में काला होता है। चीनियों के बाद अमेरिकी आ रहे हैं आप शादियां करने के लिए। अच्छा, और पहले भी आ रहे थे, दिस नॉट द फर्स्ट टाइम। इसके बारे में हम जरा गौर फरमाएंगे। एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर पीपल हु गेट मैरिड एंड इट्स बहुत अच्छी बात है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ये किस तरह होता है कि आप इंटरनेट पे मिलते हैं और फिर फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड्स? अच्छा, वी टॉक अबाउट दैट लेटर। अच्छा जी, पॉपुलेशन की पहले बात कर लें। हमने शुरू में ही टॉप स्टोरीज में आपको बताया कि आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। आधी पॉपुलेशन तो आप इधर ही ले आए। जो हमने तस्वीरें आपको बीच में दिखा रहे थे, नज़र आता है कि हमारी आबादी जो है वो बढ़ती हुई लिटरली हमें नज़र आ रही है। अगर हम पिछले नजर आ रही है एग्जैक्टली। अच्छा जी, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आबादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और पाकिस्तान में आबादी किस तेज़ी से बढ़ रही है और इस वजह से मुल्क को किन मसाइल का सामना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जानना। और ये हम देख सकते हैं इस रिपोर्ट में। लेट्स वॉच। मुआशी और समाजी मसाइल का सामना कर रहा है, उसमें एक अहम किरदार तेजी से बढ़ती हुई आबादी भी अदा कर रही है। हालिया मरदमशुमारी, पॉपुलेशन काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा के आदादो शुमार को देखा जाए तो 20 करोड़ से ज्यादा नफूस पर मुश्तमिल पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और इसकी आबादी में सालाना 2.4% की शरह से इजाफा हो रहा है, जिसके बाइस 2050 तक मुल्क की आबादी दुगनी यानी 40 करोड़ से जायद होने की पेशनगोई भी की जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि बढ़ती आबादी का नुकसान क्या है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क
मुल्क है जहाँ 24.3% या 20 करोड़ में से 5 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि यूनिसेफ पाकिस्तान का शुमार नौमौलूद बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक ममालिक की फहरिस्त में करता है, जहाँ 1000 में से 42 पैदाइश के 1 माह में हलाक हो जाते हैं। इसके अलावा 1 लाख में से 178 खवातीन भी ज़चकी के दौरान अपनी जानों से हाथ धो बैठती हैं। पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे 2017-18 के मुताबिक मुल्क में खानदानी मंसूबाबंदी की ना पूरी होने वाली जरूरियात भी 17.7% पर खड़ी हैं, जबकि मुल्क में तौलीदी सलाहियत या फर्टिलिटी रेट जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा यानी 3.6% है। हाई फर्टिलिटी रेट बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी का बाइस भी बनता है, जिसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि हाल ही में जारी करदा नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2018 के मुताबिक पाकिस्तान में 28.9% बच्चे वजन की कमी और 40.2% स्टंटिंग का शिकार हैं। यही नहीं, बढ़ती हुई आबादी मुल्क की वसाइल पर भी जोर डाल रही है। साफ पानी जो इंसानी जरूरियात का अहम जुज है, मुल्क में इसकी फीकस दस्तयाबी में भी बतदरीज कमी आ रही है। 1951 में पाकिस्तान में फीकस 5300 मकब मीटर पानी दस्तयाब था, जो 2017 में घटकर 860 मकब मीटर रह गया है। इसके अलावा पाकिस्तान में काम करने वाले अफराद की तादाद 2050 तक दुगनी यानी 10 करोड़ से 20 करोड़ होने का अंदाजा भी लगाया जा रहा है, जिसके लिए 6 करोड़ रोजगार के मौके भी फराहम करने होंगे, जबकि बढ़ती आबादी की तालीमी जरूरियात पूरी करने के लिए 93,000 प्राइमरी और 50,000 सेकेंडरी स्कूल भी आइंदा 20 साल में बनाने होंगे। क्या हम ये कर पाएंगे? और क्या हम इस आबादी को संभालने के लिए और इसका ख्याल रखने के लिए या इन बच्चों को पालने के लिए वो सब कर पाएंगे जो हमें करना चाहिए? ये बहुत अहम सवाल है, लेकिन एटलीस्ट हमें प्रॉब्लम पता चल गई है कि इंतहाई तेज़ी से बढ़ती आबादी और इंतहाई तेज़ी से घटते वसाइल, दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। और पॉलिसी साज जो पॉलिसी मेकर्स हैं और हुकाम इस तरफ फौरी तवज्जो दें, कहीं देर ना हो जाए। ऑलरेडी हमें लगता है कि वी आर पास दैट बॉर्डर, वो दैट लाइन जो कि देर हो गई है। हर हुकूमत तेज़ी से बढ़ती आबादी को बड़ा मसला समझती है, लेकिन इसके बावजूद आबादी पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दाम जो हैं वो कभी भी किसी ने नहीं लिए। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये कंसंट्रेशन इस बात पे क्यों नहीं होती। जनाब, कुछ गुफ्तगू है जो आपको सुनाना चाहते हैं, उसके बाद मज़ीद बात करेंगे। दुगनी चौगनी बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके साथ हमारे वसाइल नहीं है। हमें वसाइल को भी साथ लेके चलना है और हमें मसाइल को भी साथ लेके चलना है। हुकूमत को डेफिनेटली इसके ऊपर पॉलिसी बनानी चाहिए कि एक फैमिली है, उसके अंदर मैक्सिमम 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते। गवर्नमेंट जो है वो सीरियस कोई इशूज़, सीरियस स्टेप्स नहीं लेगी तब तक तो ये नामुमकिन है कि इंडिविजुअली या अवामी सतह पर इसको कंट्रोल किया जाए। हमारे उलमाए किराम इसमें बड़ा एक हेल्पिंग रोल प्ले कर सकते हैं, जो हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। हुकूमत को चाहिए कि इस पे बच्चे 2 या 3 जितने भी अच्छे के पब्लिक के अंदर शऊर पैदा करे, उनको इंसेंटिव वगैरह दे के जिनके कम बच्चे होंगे उनको थोड़ी फैसिलिटेट करे। मुझे लगता है कि इसका डायरेक्ट ताल्लुक तालीम से नहीं होता। फॉर दैट मैटर हुमा, अगर आप अपने इर्द गिर्द अपने किसी स्टाफ से या अपने फॉर दैट मैटर अपने गार्ड से या आपके घर जो काम करने आता है शख्स या मासी से कहें कि भाई आप क्या बच्चों की लाइन लगा रहे हैं या क्या हो गया है ज़िंदगी में, थोड़ा हौसला, थोड़ा सा सुकून। नाराज़ हो जाते हैं लोग बहुत बुरी तरह। आई कैन इवन टेल यू माई ओन किस्सा, बट एनीवे फॉरगेट दैट। अभी हमें ज्वाइन किया है लेजेंडरी अदाकारा बुशरा अंसारी हमारे साथ हैं, गुलकार जवाद अहमद हमारे साथ हैं। बुशरा आपा से पहले बात कर लेते हैं और फिर जवाद आपकी तरफ आएंगे। बुशरा आपा, बड़ा ही हम जो स्टेटिस्टिक्स देख रहे हैं बहुत ही डरा देने वाली हैं। एक सर्वे के मुताबिक आपको बताएं 2046 यानी 2046 तक पाकिस्तान की आबादी जो होगी वो दुगनी यानी 42 करोड़ तक पहुंच जाएगी। और बहैसियत कौम हम आज तक 2 बच्चे ही अच्छे के नारे पर अमल नहीं कर सके। आप कौम को क्या पैगाम देंगी, क्या कहना चाहेंगी? दिस इज़ अ पॉपुलेशन इमरजेंसी। बहुत सारे मसाइल हमारे सामने हैं, जिसमें हम सबसे बड़ा मसला एजुकेशन को समझते हैं। पानी है, बिजली है, मुआशी हालात है, नौकरियां हैं, सब कुछ है। लेकिन मैं पिछले कुछ अरसे से सोचने लगी हूँ कि शायद एजुकेशन से भी कहीं ज़्यादा पहले हमें अपनी आबादी को देखना होगा। और अब से कुछ साल पहले तक आप लोगों को याद होगा कि बच्चे 2 ही अच्छे, कम बच्चे, खुशहाल घराना, ऐसे बिलबोर्ड भी होते थे, ऐसे इश्तिहार भी होते थे। अब वो कुछ वजूहात की वजह से हटा दिए गए हैं। पाकिस्तान की आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है
उसमें हम कितने भी अपने वसाइल बढ़ा लें, हम पूरा नहीं आ सकते। आप छोटी सी मिसाल ये देखिए कि एक घर में अगर 8 रोटियां हैं और खाने वाले 22 हैं, तो वो कैसे वो रोटियां तकसीम हो सकेंगी। इसी तरह हम कैसे इतने लोगों को पढ़ा सकेंगे, हम कैसे उनको सहूलियात दे सकेंगे जब हम एक समझे लामहदूद प्रोडक्शन में मसरूफ है। हमारे पास उसके हिसाब से वसाइल क्रिएट नहीं हो रहे हैं, जो वसाइल हैं हम उससे 10 गुना आगे जा रहे हैं। तो जो पाकिस्तान की आबादी 42 करोड़ हो जाएगी खुदा न खास्ता अगले कुछ सालों में, पानी ख़त्म हो रहा है और भी बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। तो ये बहुत सादी सी बात है। वैसे तो खैर एक हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला कीड़े को भी रिज़्क़ देता है, पत्थर में जो कीड़ा होता है उसको भी रिज़्क़ देता है। और ये बहुत सारे हमारे उलमा भी कहते हैं कि आबादी की बात ना किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ देके हर किसी को भेजा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों को अक्ल भी दी है और रास्ते भी बताए हैं, और अल्लाह ताला ने ही हमें ये शऊर भी दिया है कि हम अपना अच्छा बुरा अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने पाकिस्तान के, अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अच्छा सोच सके। और आबादी को कम करना, आबादी पे कंट्रोल करना हमारे अपने लिए, हमारे जो बच्चे मौजूद हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और हमारे साथ मौजूद थी और मसाइल की उन्होंने निशानदेही की। और सबसे अहम बात ये कि हम टेलीविज़न पे भी व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, हमने टेलीविज़न पे ये पूरी कैंपेन्स देखी हैं। 2 बच्चे खुशहाल घराना, ड्रामेटाइज स्किट्स आते थे पीटीवी पर इस किस्म के, फिर बिलबोर्ड्स हमें नज़र आते थे, बाकायदा सॉन्ग्स बनाए जाते थे टू एजुकेट पीपल के बच्चे 2 ही अच्छे, 2 बच्चे खुशहाल घराना, एंड द लिस्ट गोज ऑन। एंड इट लुक लाइक दे वर इफेक्टिव। लेकिन लगता ये कि एकदम से अब्रप्ट उनको ब्रेक इस तरह आया, या तो कहलवा दिया गया कि जी ये बात नहीं करनी, या फिर अब ज़रूरत नहीं है ये बात करने की, हालांकि ज़रूरत तो शदीद है, अब तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन कि वो इतनी अच्छी मुहिम थी, इतना अच्छा कैंपेन था, चलता था, हमें याद है, व्हाट हैपेंड टू दैट? पीटीवी के यहाँ तक के जो अवार्ड फंक्शंस होते थे ना, उसमें बाकायदा स्किट होते थे टू एजुकेट एंड टू टेल पीपल कि भाई हमारी आबादी कंट्रोल से बाहर हो रही है। जवाद अहमद साहब मारूफ गुलकार हैं, समाजी कारकुन हैं, सियासत में भी अब तो आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जवाद, शुक्रिया आपका। जवाद, जाहिर है अब आप तो सियासत से भी बड़े वाकिफ़ हैं और आप सियासी तौर पर बड़े मुतहर्रिक भी हैं। आपको क्या लगता है क्यों हम इस बात की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, या जितनी देनी चाहिए उतनी नहीं दे रहे हैं? 2046 में हमारी आबादी डबल हो जाएगी, हम फिर भी आज तक 2 बच्चे खुशहाल घराना के नारे पे अमल नहीं करा पाए। मैं समझता हूँ कि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोगों को इस बात से निकालना चाहिए कि ये जी आप जितने मर्जी बच्चे पैदा करें ये सब ठीक हो जाएगा। आप तो बच्चों को तालीम नहीं दे सकते अपने। आप एक बच्चे को जितने पैसे उस पर खर्चेंगे, आपके 6 होंगे तो वो पैसे डिवाइड हो जाएंगे। अब पैसे आपके पास कोई आसमान से तो उतर कर नहीं आने, ये सबको मालूम है। वो उतने ही पैसे हैं आपके पास, वो चाहे आप 6 बच्चों में डिवाइड करें, चाहे एक बच्चे को ऊपर लगा दें। तो ये लोगों की एक तो ज़हनियत जो है वो ठीक होने वाली है। लेकिन आप जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट में बैठ के तस्बीह फेर रहा हो और वो लोगों को दिखा रहा हो कि जी मैं तस्बीह फेर रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है उस मुल्क का तो वैसे ही आप उसके लोगों की जो ज़हनी शऊर है, जो हालत है, वो देख उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनाब आप तस्बीह फेरें, घर में फेरें। आप लोगों को क्यों बता रहे हैं आगे सबके सामने? यहाँ पे हर कोई इस तरह की हरकतें करता है कि जैसे तस्बीह फेरने से, उनके तस्बीह फेरने से इस मुल्क का जो मजदूर है, जब वो सुबह उठेगा और कुदाल लेके बाहर निकलेगा, काम करने जाएगा, तो उस दिन वो सरमायादार बन जाएगा, वो तो मजदूर ही रहेगा। और जो वो किसान जो है, जो बेचारा खेत के अंदर काम कर रहा है, वो तो उसी तरह जो है वो बेचारा अपनी गन्ने की जो फसल है उसको काट के लूर फिरेगा फैक्ट्रियों के आगे, जहांगीर तरीन के सामने, नवाज शरीफ साहब के सामने, इनके दारी साहब के सामने कि वो जी मेरा गन्ना ले लो, और वो भी सही कीमत में मिलेगा नहीं। तो इस मुल्क के अंदर तो यही कुछ हो रहा है। हम समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने खुशहाली की तरफ जाना है, पॉपुलेशन कंट्रोल करें। और अगर ये कोई नहीं कर सकता, ये जो लोग ये सब आए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अवामी हुकूमत ये आगे कर सकती है। ये उन लोगों की जब हुकूमत बनेगी ना, जब आम लोग हुकूमत में आएंगे, उनको अपने मसाइल का भी पता होगा, वो इस तरह की चीज़ें कर सकेंगे। ये जागीरदार सरमायादार माफियाज की जो हुकूमतें हैं, ये शायद ही कभी भी ना कर सकेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। जवाद अहमद भी हमसे बात कर रहे थे और वो भी मतलब बड़ा पैशनेट हो जाता है इंसान जब इस बारे में बात करता है। एक बात जिसके बारे में जो हम बिल्कुल कह के आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे गेस्ट भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि लोग ऑफेंड क्यों हो जाते हैं जब इस किस्म की बात हो। आपके घर मुलाजिम का अगर स्टाफ हो, कोई 4 लोग आपके घर काम करते हैं, 6 लोग काम करते हैं, या आपकी कंपनी है जिसमें 20 आपके मुलाजिम हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, आपको उनका ख्याल रखना होगा कि नहीं होगा। अब इससे ज़्यादा सीरियस जगह जाएँ जहाँ आपके 5 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, ये कह देना कि भाई बच्चा अपनी किस्मत खुद लेके आता है और ठीक हो जाएगा, उसको इस स्ट्रगल पे क्यों लगा रहे हो कि वो अपनी किस्मत लेके आया। खुद देखो कि उसके लिए क्या कर सकते हो। 2 होंगे तो कुछ कर सकोगे, 10 होंगे तो क्या कर सकोगे। और मेरी मतलब इट डजंट मेक, इतनी सिंपल मैथमेटिक्स है, ये समझ क्यों नहीं आता। अगर आपकी बेटियां पे बेटियां हुई चली जा रही हैं या आपके बेटे हो रहे हैं और आपको एक और जेंडर की ख्वाहिश है कि अगर आपके बेटे हैं तो बेटी हो जाए और अगर बेटियां हैं तो बेटा हो जाए, इस चक्कर में आप लाइन लगा लेते हैं बच्चों की। और उसके बाद बेटी के बाद जिस तरह आप कह रहे हैं, मतलब बेटा भी 18 साल तक तो आपको उसको पालना ही होगा ना, उसके बाद शायद वो कुछ आपको मतलब ये जो और हो सकता है कि वो बेटा आपको उस तरह ना सपोर्ट कर पाए जितनी आपकी 3 बेटियां कर पाती हैं। ज़्यादातर यही होता है, बिकॉज जिस चीज़ पे आपने 18 साल उसके दिमाग में डाले चले जा रहे हो वो बागी होगा। उसके बाद कहेगा कि भाई अपना ख्याल खुद रखो, मैंने नहीं रखना। तो लिहाजा आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो गलत है। मुल्क के हालात देखें, हर स्टेटिस्टिक्स से, हर रीजनिंग से, हर रिसर्च से ये पता चल रहा है कि ये प्रैक्टिस छोड़ दें, ये ख़त्म कर दें। अब आप अनोखा अपने लिए एक निज़ाम नहीं बना सकते, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी करें। हमें ज्वाइन किया है अभी मोहम्मद मीर साहब, डायरेक्टर प्रोग्राम्स पॉपुलेशन काउंसिल, उनसे अली मोहम्मद मीर साहब। मीर साहब, आपसे पहले तो सबसे पहले यही पूछेंगे, क्योंकि एक पूरी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जिसकी हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में आबादी में जिस हिसाब से इजाफा हो रहा है, ये दूसरे ममालिक की निस्बत जो है वो ख़ास ज़्यादा है। स्पेशली कंपैरिजन अगर किया जाए तो हमारा तो नंबर ही 1 है। इसकी वजह आपको क्या नज़र आती है? जी देखिए, इस वक्त तो पाकिस्तान की आबादी की में जो इजाफा है वो कोई तकरीबन 2% के हिसाब से है, और अगर हम इसका मुवाजना दीगर ममालिक के साथ करें, ख़ास तौर पे ख़त्ते के दीगर ममालिक से, तो उनकी आबादी में इजाफे की जो शरह है वो कोई तकरीबन 1% की लगभग है। पाकिस्तान में आबादी की इजाफे की बुनियादी वजह यही है कि हमारे यहाँ जो बराबरी की शरह है वो ज़्यादा है, यानी कि औसतन एक औरत जो तौलीदी उम्र की है उसके यहाँ तकरीबन 3.6 बच्चे पैदा हो रहे हैं, जबकि हमसाया ममालिक में ये 2 के करीब है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आबादी में इस रफ्तार से इजाफे से हमें नुकसान क्या क्या हो रहा है। वो बात तो बड़े अपैरेंट नुकसान हैं जिनसे हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन आप बता दीजिए कुछ नुकसानात, और आइडियली ये रफ्तार क्या होनी चाहिए। अगर हमारी 2% है और हमसाया ममालिक की 1% है, तो व्हाट्स द आइडियल परसेंटेज? इस वक्त जो जिस रफ्तार से पाकिस्तान की आबादी में इजाफा हो रहा है, इसके कई मुस्मनात और असरात हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमें जितने लोगों का जो इजाफा है उनके लिए हमें तालीम की सहूलियात मुहैया करनी होंगी, हमें उनके लिए रोज़गार के मौक़े मुहैया करने होंगे। देखा जाता है कि तकरीबन 2050 तक हमें कोई तकरीबन 1,20,00,000 नई असामियाँ पैदा करनी पड़ेंगी ताकि लोगों को नौकरी मिल सके। इसी हिसाब से हमें कोई 85,000 नए स्कूल बनाने पड़ेंगे। इसी तरह से देखा जाए तो इस वक्त सालाना कोई तकरीबन 12,000 माएँ हमारे यहाँ फौत हो रही हैं ज़चकी के दौरान, और उसमें एक बुनियादी वजह यह है कि बच्चों की पैदाइश में जो वक्फ़ा है वो कम होता है, और जब ये वक्फ़ा कम हो तो इससे अमवात के जो अंदेशा है वो बढ़ जाता है। तकरीबन 37% ख़वातीन जो है इस वक्त 2 साल से कम अरसे में बच्चे पैदा कर रही हैं, जिसके ना सिर्फ उनकी सेहत पे मुज़र असरात पैदा होते हैं बल्कि अदा के भी। जी मीर साहब, ये भी बताइएगा कि हुकूमतों की सतह पर आबादी कंट्रोल करने की जो मुहिमात कई मरतबा चलाई गई हैं, बहुत ज़्यादा कैंपेन्स भी चले हैं, मतलूबा नताइज क्यों नहीं निकल सके। अगर आप एक डिसाइड करके एक कैंपेन स्टार्ट करते हैं, जिस तरह पोलियो का हो या किसी और का हो कि जी ये हमें रिजल्ट्स चाहिए, आपको वो रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे? हम समझते हैं कि ये एक अच्छा वक्त है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस अमर के ऊपर कि हमारी आबादी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, इसके ऊपर सुओ मोटो एक्शन लिया, और उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी जिसने बड़ी मरबूत किस्म की सिफारिशात दी हैं हुकूमत को,
और इसके नतीजे में सूबाई सतह पे भी और फेडरल सतह पे भी टास्क फोर्स बनाई गई है। अब हम समझते हैं कि अगर इन सिफारिशात के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमली जामा पहनाया जाए और इनको मुकम्मल तौर पर अपनाया जाए तो इससे बहुत हद तक हम जो है अपने आबादी के इस चैलेंज को इस चैलेंज से नबरदार हो सकते हैं। ठीक है, अली मोहम्मद मीर साहब, डायरेक्टर प्रोग्राम्स पॉपुलेशन काउंसिल हमारे साथ मौजूद थे। सिंध की वज़ीर बराए तरक्की निस्बा शहला रज़ा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करते हैं। बिल्कुल शहला साहिबा, आपसे तो हम आपका पर्सपेक्टिव एज ए पॉलिटिकल लीडर, एज एन इन्फ्लुएंसर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो हम आपसे लेना चाहेंगे। आबादी में इजाफे की हम बात करें तो आबादी में इजाफे की रफ्तार कंट्रोल ना हो पाई, इसकी एक वजह ये भी नज़र आती है कि हुकूमतों ने इस पर वो लेवल ऑफ अटेंशन, वो तवज्जो नहीं दी जिसकी अशद ज़रूरत थी। तो इसकी ज़िम्मेदारी एज अ पॉलिटिकल लीडर, एज समबडी हु इज़ अ पब्लिक फिगर जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं लोगों को, इसकी ज़िम्मेदारी लेंगे आप? जब मैं असेंबली में अपनी मिनिस्टर साहिबा का ऑन द फ्लोर स्टेटमेंट सुनती हूँ तो वो मुझे बहुत संजीदा नज़र आई और उन्होंने आदाद व शुमार दिए जो पॉजिटिव हैं। अब देखिए, मैंने वही बात की कि एक वजारत जो है वो अवेयरनेस दे सकती है और बहुत सारे ऐसे चीज़ों से फैसिलिटेट कर सकती है जिसके इस्तेमाल से इंसान जो है वो अपने तरीक़ों में रहे और अपनी आबादी को कंट्रोल कर सके। लेकिन ये तो लोगों को समझना होगा कि हुकूमत हमें अगर कुछ समझा रही है, टीवी पे अगर कुछ बताया जा रहा है, रेडियो पे अगर कुछ बताया जा रहा है तो हमें उस पर अमल करना है। लोगों के घर में घुस कोई मारा पीटी नहीं की जा सकती। शहला साहब, ये बताइएगा कि अब अगले 27 साल में आबादी 42 करोड़ हो जाएगी, 2046 का हम हिसाब लगा रहे हैं। पाकिस्तान किसी सूरत इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ज़ाहिर रकबा भी उतना ही है, वसाइल भी वही हैं। ये आगाही कैसे पैदा की जाए कि अगर इसी रफ्तार से हम बढ़ते रहे तो हम डबल हो जाएंगे? कोई कानून बना लें या बस समझाएं लोगों को या एजुकेट ही करें? बस कानून साजी भी करनी होगी और मैं ये समझती हूँ कि तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों को ये पैगाम देना चाहिए और इसमें शामिल होना चाहिए मुहिम में और इस पर बात करनी चाहिए और यही तरीक़ा है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया शहला साहिबा। इसके एंड में हम क्या कहेंगे कि आपने भी बात ये सही कही कि लोगों को खुद समझ जाना चाहिए, मतलब जितना आप उनको सेंसिटाइज करेंगे, जितना समझाएंगे, बट इट इज़ अप टू परहैप्स द पीपल एज वेल, इट इज़ अप टू द पीपल। क्यों नहीं समझ रहे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी एक शादी का हम तस्करा करेंगे जो बड़ी ही क्यूट वेडिंग है, लेकिन हम साथ साथ ये भी डिस्क्लेमर दे दें कि आपने शादी की, आपको बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको औलाद से भी नवाजे, लेकिन बच्चे दो ही अच्छे। बड़ी आपने अच्छी लिंक भी मारा। एक्चुअली ये डर लगना स्टार्ट हो ही जाता है कि यहाँ भी कुछ ऐसा ना हो। मेरा ख्याल है कि एक आइडिया हो सकता है, आप जब किसी की शादी पे जाए ना, आप सलामी का लिफाफा देते हैं। हाँ। सलामी के लिफाफे के ऊपर आप लिख दें कि बच्चे, हाँ, कि बच्चे दो ही अच्छे। सारे लोग लिखेंगे तो 500 लिफाफे तो कम से कम आएंगे ही। हाँ। तो शायद दिमाग में बैठ जाए उसी दिन। मे बी, या फिर बिल्कुल ही चीज ड्रॉप हो जाए इस चीज से, या फिर कंडीशनल सलामी दिया करें। जी, सलामी आपको तब वसूल होगी जब आपके सिर्फ 2 बच्चे होंगे और उसके भी 10 साल बाद, जब हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये इससे ज़्यादा नहीं हो रहे। पोस्ट डेटेड चेक्स दिया करें आप सलामी में। अच्छा, मजाक था ये। जोड़े जी आसमानों पर बनते हैं या फिर इंटरनेट पे बनते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता आजकल के ये क्या हो रहा है। तो आपको हमने आजकल के जदीद दौर में आपको पता है कि सोशल मीडिया पर भी जोड़े बड़े अच्छे अच्छे बन रहे हैं। नवाब शाह के राशिद रसूल राजपूत की अमरीकी खातून से इंटरनेट पर दोस्ती हुई। अब्दुल्ला, आपको ये वर्ड बहुत पसंद है ना, दोस्ती। भाई मौज का हुआ, लेट्स बी ऑनेस्ट इनका। और राशिद ने मीडिया को बताया कि इनकी बीवी ने इस्लाम कबूल कर लिया है, अब इनका इस्लामी नाम खतीजा है। निकाह DSP ऑफिस में पढ़ाया गया। राशिद के मुताबिक खतीजा अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं, वो खुद बेरोज़गार हैं। खतीजा इनके माशी हालात से वाकिफ़ होने के बावजूद इनके साथ शादी के बंधन में बंध गई हैं। जाहिर है कि राशिद, आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी यंग, आई गेस। मुझे काफ़ी यंग से लग रहे हैं, हमारे साथ ही हैं, चले बात भी कर लेते हैं। राशिद और खतीजा ने हमें ज्वाइन किया है, तो पहला सवाल जी। जनाब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको। लेकिन हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि इंटरनेट पर कैसे इंटरेक्शन हुआ? पहली मुलाकात तो नहीं हुई होगी आपकी, ज़ाहिर है, लेकिन पहली बातचीत कहाँ पे हुई और किस तरह से ये दोस्ती फिर प्यार में बदल गई? आज से तकरीबन 4 माह पहले हम दोनों ने शादी का फ़ैसला किया।
इनके तमाम सवालात के जवाब मैंने दिए, जिसकी बिना पर इन्हें बहुत ज़्यादा इस्लाम एक अच्छा मज़हब लगने लगा। मैंने इन्हें हमारी पाकिस्तानी विमेंस की तरजीहात बताई और वो कैसे रहती हैं, रहन सहन के बारे में और इन तमाम मामलात के बारे में कि उन्हें पहनती ओढ़ती कैसे हैं और बाहर मुल्कों में दूसरे ममालिक में औरत के लिए कैसा कल्चर है और यहाँ पे औरत को कितनी तरजीह दी जाती है। इन तमाम मामलात के बाद इन्हें मुझसे कुछ फीलिंग्स बढ़ी और इसने मुझे कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। और फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो मैं पाकिस्तान भी आ सकती हूँ। मैंने कहा मैं आपको इनविटेशन भेज देता हूँ, मोस्ट वेलकम, आप जब चाहें आ सकती हैं। तो ये फिर 3 जुलाई को यहाँ पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट पे ये इनकी। अच्छा राशिद, हम अच्छी लग रही है आपकी कहानी भी, लेकिन हम ज़रा पीछे जाना चाहते हैं, ज़रा इनटू द बैकग्राउंड कि ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ होगा और उसके बाद दोस्ती और उसके बाद शादी, मतलब थोड़े से हमें बैकग्राउंड में भी आप लेके जाएं। पाकिस्तान मेरा मुल्क है और मैं अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और इन्हें भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। और इंशाल्लाह हम फर्स्ट प्रायोरिटी में यही सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में रहें। अगर इसे एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट और ये चीज़ें अगर समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो एज अ हस्बैंड मैं इसमें कभी सेटल हो सकता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका भाई, ये तो फ्यूचर प्लान में आपने बता दिया। कुछ जो है ना मोहब्बत की कहानी लोग गोल कर जाते हैं अक्सर। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि ये भी गोल कर हो गई है, वो शर्मा गए हैं या गोल कर दी, जान के क्या हुआ। लेकिन मुझे ज़रा ज़्यादा इस पे हुआ है जो कि आई डेंट फील राइट कि मैं इनसे बिल्कुल ही अपफ्रंट पूछ लूँ। लेकिन आपको पता है कि आप ज़रा बैकग्राउंड भी देखते हैं, थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि कौन कमा रहा है, क्या मतलब अमेरिका से दुल्हन आ रही है, तो एटलीस्ट शी वुड लाइक टू मैरी somebody who you know earns, has a job. But she has a job now, so it's all right. But she's going to stay in Pakistan. नहीं, I guess she'll move back and she'll take Rashid along. एक खबर जो हमने आपको बतानी है, बड़ा दुख हुआ है मुझे तो, क्योंकि जब कोई चीज़ किसी काम में ना आ रही हो और वो किसी काम में कोई ले आए और अवाम ही उसे किसी काम में ले आए, तो फिर वो चलते रहना चाहिए। I don't know what people will say. बताएं तो सही ना। पेशावर में BRT मंसूबा तो मुकम्मल नहीं हो सका, लेकिन एक नाई, एक हजाम ने इसके अंडरपास में एक दुकान बना ली, बड़ी कुर्सियाँ शुर्सियाँ सेट करके, शीशा आईना वाइना ये देखे ना, वो रख के बैठ गया और अपने रोजगार का ज़ाहिर है साया भी है, लोगों की गुजरगाह भी है, सफाई भी है। हाँ, और अब जो है ना पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने इसे हटा दिया और पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे के तहत हश्त नगरी के मकाम पर पैदल चलने वालों के लिए अंडरपास बनाया गया। BRT मंसूबा 1.5 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद तो मुकम्मल नहीं हो सका। अब बेचारे को रोजगार मिल ही गया तो उसको बैठे रहने में यही तो सारी बात है। और वजीर आजम तो इस बात को इतना स्ट्रेस करते हैं रोजगार के बारे में। अब इस जगह पे इतनी अच्छी उसने दुकान लगा ली, दुकान चल भी पड़ी, एंड सॉरी टू से एंड सॉरी टू पॉइंट इट आउट येट वंस मोर कि BRT तो पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसकी आड़ में अगर किसी और की दुकान चमक गई है तो चमकाने तो भाई। अच्छा मेरी बात सुने, या तो इस BRT के स्ट्रक्चर का कोई मसरफ और कोई मकसद होना अभी तक तो माशाल्लाह कोई है नहीं, सुभान अल्लाह, ठीक है, उसमें इतने फ्लॉज है, मटीरियल भी नाकिस है, उसके डिजाइन में भी नकाइस जो है आयरो सामने आ गए हैं। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट भी हम सबके सामने है जिसमें उन्होंने निशानदही कर दी है कि भाई ये तो सीरियस कोई गड़बड़ है। अब वो जब तक नहीं बनती तो ये 2-4 मेरा ख्याल है सुपर मार्केट बना दे नीचे। अच्छा कम टू अस एक चीज, बुध बाजार बना दे, मैं बता रहा हूँ, अंडरपास में कोई संडे मार्केट बना दे। और ये बातें जो हम कर रहे हैं ना, आपको शायद लगे, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जो हमें जानते भी हैं, कि हम जरा बड़ी सिनिकल बात कर रहे हैं और हम इंजॉय कर रहे हैं कि BRT नहीं चली। हम इंजॉय नहीं कर रहे, हम अफसोस कर रहे हैं कि जिस चीज़ जो चली, जिस मकसद के लिए जो चीज़ बनाई जा रही थी, सालों से बनाई जा रही थी, वो अब नहीं बन रही। ऑब्वियसली वी आर होपिंग कि वो किसी दिन तो मुकम्मल हो जाए और लोग उससे फ़ायदा उठा सके, लेकिन तब तक इतना तो बनता है ना कि हम अपनी दिल की भड़ास निकालें कि भाई क्यों नहीं बन रही ये चीज़। अब बिल्कुल एक स्ट्रक्चर, बेचारे लोग वहाँ के क्रॉस नहीं कर सकते, तबाह हो गए, उनके लिए कितनी अगली सी चीज़ पड़ी हुई है जिसका कोई यूज़ नहीं है। भाईजान तो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, हम मजाक नहीं उड़ा रहे। हमने लाहौर में मेट्रो देखी है, हमने मुल्तान में मेट्रो देखी है, हमने इस्लामाबाद में देखी है, दूसरे का मुंह लाल है, हम अपना मुंह चपेड़े मार के लाल कर लेंगे। हाँ, तो एग्जैक्टली, प्लीज डोंट थिंक कि हम यहाँ बड़ा इंजॉय कर रहे हैं सार्केज़म करके, नो वी आर नॉट डूइंग दैट। अच्छा जी, ये भी एक और बहुत ही अफसोस होता है जब इस किस्म की खबरें आती हैं, और बड़ा ही गुस्सा भी चढ़ता है कि जब इतनी बात किसी चीज़ के बारे में हो रही है और असर ना हो रहा उसका,
तो ऑफ कोर्स यू फील फेल्ड एज अ पर्सन। इस्लामाबाद में चंद ही हफ्तों में कमसिन बच्ची के साथ ज्यादती का एक और वाकया हो गया है और लगता है फरिश्ता केस से हमने कुछ नहीं सीखा और लगता तो एक्चुअली ये है कि हमने किसी भी केस से कुछ नहीं सीखा। 4 साला बच्ची को पीर की रात घर के दरवाजे से अगवा किया गया और फिर आधे घंटे बाद वो करीब ही एक खेत में झाड़ियों के पीछे शदीद जख्मी हालत में मिली और तब से वो अस्पताल में ही है। डॉक्टरों ने तस्दीक कर दी है कि बच्ची का रेप किया गया है और गला दबाकर मारने की कोशिश भी की जा रही थी, लेकिन शायद इस दौरान बच्ची के जो भाई थे उन्होंने शोर शराबा मचाया, ऑब्वियसली उसको ढूंढ रहे थे और मुलजिम बच्ची को उसी हालत में छोड़कर फरार हो गया। और इससे पहले आपको याद दिला दें, कमसिन बच्ची फरिश्ता इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन की हदूद से 15 मई को लापता हुई थी और 22 मई को इलाके के जंगल से उसकी लाश मिली थी। आपको याद होगा हमने ये भी बात की थी। मरकजी मुलजिम को पुलिस ने 1 माह के बाद गिरफ्तार करने का दावा भी किया था। याद दिला दें आपको कि जो मरकज़ी मुलजिम है, जो मेन उनका एक्यूज़ड है, पुलिस ने कल गिरफ़्तार किया और उसको जुडिशल कर दिया। ये एक नॉन पीडोफाइल है जिस पे 2 पर्चे पुलिस की तरफ से पहले भी हो चुके हैं। एक 2006 की FIR है जिसमें इसने 2 छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादती की कोशिश की थी और दूसरी FIR इसकी 2017 की है जिसमें इसने एक 6 साला बच्ची के साथ ज़्यादती की कोशिश की थी। रहनुमा PTI कमल शौज़ब हमारे साथ मौजूद हैं। कमल, शुक्रिया आपने वक्त दिया। कमल, बारह कहूँ के अलावा इलाके में आपको पता है कि एक कमसिन बच्ची से ज़्यादती का एक और वाक़या हुआ है। अभी फरिश्ता केस को ही चंद हफ्ते गुजरे थे। क्या हो गया है ऐसा? इस्लामाबाद में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमारा कैपिटल है, हम पूरी दुनिया में इसे प्रोजेक्ट करते हैं एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, जो कि अमन व अमान के लिहाज से भी बेमिसाल है। फिर ये क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर? इस तरह के वाक़यात का बढ़ना और बारहा होना जो है ये एक बहुत ही अफसोसनाक मकाम तो है ही है, लेकिन एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि ऐसे क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो देखने की बात ये कि बीइंग लेजिस्लेटर्स, अगर हम आइन की किताब में देखें, जो स्टैचुटरी पोजीशन है वो ये है कि आइन में और कानून में इसके लिए सज़ाएं मौजूद हैं। फ़्लॉ किधर आ रहा है? फ़्लॉ इम्प्लीमेंटेशन का है। तो जब हम मुख्तलिफ़ इदारों की इसमें पुराने उसमें अदवार में या अभी जो साबका हुकूमतों में जब इस तरह के केसेस देखते हैं तो हमें लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और उसकी रीज़न ये है कि इम्प्लीमेंटेशन जो आइन बना हुआ है उसकी कहीं हमें नज़र नहीं आई। ऐसे वाक़यात पे कोई करार वाक़ई सज़ा नहीं दी गई जिसकी वजह से लोगों को इसके बारे में कोई खौफ नहीं है कि हम पकड़े गए तो हमें जो है बहुत सख्त सज़ा देगी। कमल, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे में बच्चियों से ज़्यादती के कई वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए, लेकिन कहीं किसी एक वाक़े, एक भी इंसिडेंट अगर हो ना जहां कोई मिसाली एक्शन नज़र आई हो, ऐसा कहीं नहीं हुआ। क्या हुकाम इस मामले को संजीदा नहीं ले रहे? किसी की जिम्मेदारी नहीं, आपस में बांट रहे हैं जिम्मेदारियाँ? हो क्या रहा है? मतलब इस चीज़ को सीरियसली ले लें आप? आए दिन हम इस तरह के वाक़यात देख रहे हैं। ना सिर्फ ये कि छोटी उम्र की बच्चियाँ, दरमियानी उम्र की बच्चियाँ, बच्चे कोई भी महफूज नहीं है माशरे में। हम खुद बच्चों वाले हैं और इस पे पहले भी हमने बहुत ज़्यादा, जब ज़ैनब कत्ल केस हुआ उसके बाद जितने केसेस हुए उसको हमने बहुत सीरियसली उस पर हमने प्रोटेस्ट भी किया था और अवाम हुकूमत से भी हमने मुतालबे किए थे। अब हम खुद हुकूमत में हैं तो हम पार्लियामेंट के अंदर भी इस चीज़ पे आवाज़ उठा रहे हैं और अपनी पार्टी के अंदर भी, हुकूमत के अंदर भी, और इसको बहुत सीरियस तरीके से लिया जा रहा है। इंशाल्लाह जिस तरह का मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्रीज़ आपस में सिंक करके, कोऑर्डिनेशन करके इस मामलात को हल करने की कोशिश कर रही हैं। उम्मीद है कि जल्द ही इम्प्लीमेंटेशन वाली जो हमें लैक नज़र आती है वो होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह के वाक़यात में इंशाल्लाह पहले बतदरीज कमी भी आएगी और इस माशरे से ख़त्म भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कमल शौज़ब। बात यह है कि हम इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, मतलब वो सब कुछ तो कर सकते हैं, कितना ये सब कुछ होगा कि उसके बाद बेहतरी आएगी इज़ द क्वेश्चन। मतलब ये केसेस तो 4 साल की बच्ची की हम बात कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट इवन समबडी जो कि कोई बड़ा कोई पब्लिक फिगर हो और लोग देखते हो या दे वांट देम और समथिंग। दिस इज़ अ सिकनेस इन द हेड। अच्छा, मेरी बात सुनिए, सिकनेस नीड्स टू बी डेल्ट विद। लास्ट टॉपिक जिसमें मैं माजी की हुकूमतों का रेफरेंस या उनका ताल्लुक जो था ना वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भी पिछली हुकूमतों ने ये किया तो अब ये हो रहा है। दिस वाज द लास्ट टॉपिक एंड इशू। वैसे तो आप हाल भी पूछें, पिछले हुक्मरान करप्ट थे, क्या खाया है आज, पिछले हुक्मरान करप्ट थे, हर बात के सवाल के जवाब में यही जवाब आता है। नाउ वी आर यूज्ड टू इट कि आपसे जो भी बात पूछ ली जाए, बरसरे इख्तिदार हुकूमती नुमाइंदों की मैं बात कर रहा हूँ, आप कहेंगे पिछले करप्ट थे, उन्होंने पैसा खा लिया, वो तो चोर है। लेकिन ये तो नहीं थी बात वैसे जिसमें पिछली और दूसरी बात ये है कि किया होगा पिछले ने जो भी करना है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पिछला, वी आर
लिविंग इन द प्रेजेंट। मतलब ये जो आप सारे एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, ये एक्सक्यूजेस हैं, ये रीजंस नहीं हैं, ये आए बाएं शाएं करके बात गोल घुमाने वाली है। कोई कुछ कर रहा है कि नहीं, बस इतनी सी सवाल है। और ये बता अब जो सिचुएशन है ना वो ये बनती जा रही है हुमा कि मैं आपसे पूछूं ये कॉफी पी लें, आपके तुम तो चोर हो। हाँ? प्रोग्राम का टाइम खत्म हो, आपके तुम तो चोर हो। ये जो भी सवाल हो, तुम तो चोर हो या वो चोर थे, ये जवाब आता है। काइंडली इफ यू डोंट हैव एन आंसर प्लीज डोंट हामी ना भरे आने के लिए। अच्छा जी, क्विकली मूविंग ऑन, एक और चीज आपको पता है कि टाइम ना हम मुशायरे का एहतमाम करें यहाँ पे बस। अच्छा, आई वुड लाइक दैट, दैट वुड बी नाइस। अच्छा जी, एक और खबर और बड़ी गहमा गहमी थी कराची में। कल आपको बताएं कि बजट के बाद वजीर आजम ने मुल्क के माशी हब कराची का पहला दौरा किया और नाराज ताजरों और सनतकारों को राजी करने की कोशिश भी की। वजीर आजम अपनी माशी टीम के साथ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचे। इमरान खान से गवर्नर हाउस में ताजरों और ऑटो सेक्टर के वफ्द ने मुलाकात भी की। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात, स्मगलिंग की रोकथाम, रोज़गार के मौके बढ़ाने और महसूलात में इजाफे समेत कई तजावीज़ भी पेश की थी। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क की मईशत अब पुराने तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं चलाई जा सकती। माशी अमल को तेज़ करने के लिए ताजर और सनतकार हुकूमत की मदद करें। मैंने बिजनेस कम्युनिटी को पूरा इनसे वादा किया है कि आप समझे कि गवर्नमेंट आपकी पार्टनर है, हमारा काम है आपकी मदद करना। बिजनेस कम्युनिटी चलेगी, नौकरियां मिलेंगी, सरमायाकारी होगी और ये जो हम और उससे हमारे पास इतना पैसा आएगा कि हम इनके कर्जों की किस्तें वापस करें। अगर घर के ऊपर कर्जे चढ़ जाते हैं तो घर फिर क्या करता है, कोशिश करता है कहीं से कर्जा ले, उस कर्जे से कोई कारोबार शुरू करे, कोई दुकान लगाए, कोई फैक्ट्री लगाए, उसकी आमदनी आए, तो आमदनी से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कर्जे वापस करे। साबिक सदर कराची चैम्बर हारून फारूकी से बात करेंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब शुक्रिया। हारून साहब, वज़ीर आज़म ने कराची की ताजिर कम्युनिटी से मुलाकात की है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या रिजर्वेशंस हैं जो आपने रखे हैं उनके सामने और क्या जवाब मिला आपको? ये चीज़ हमने बावर करवा दी है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि सर असल इशू जो है वो आपका FBR रिफॉर्म्स से है और FBR रिफॉर्म्स का जो ख़ास तौर पे मैंने उनसे गुजारिश की कि थ्योरेटिकल रिफॉर्म्स की बात नहीं हम कर रहे कि जी कवानीन जो हैं वो किताबी हद तक हमने दुरुस्त कर दिए कि जी आप नेट पे ये कर लेंगे और आप टेक्नोलॉजी से आप फ़ायदा उठा लेंगे। इससे गालिबन कारोबारी तबके का जो है वो पेट नहीं भरता इन बातों से। मैंने उनसे ये गुजारिश की कि सर गुजारिश ये है कि आपको थ्योरेटिकल रिफॉर्म्स नहीं, प्रैक्टिकल रिफॉर्म जो हैं ऑन ग्राउंड आपको ये लाने पड़ेंगे और जब तक वो नहीं लेके आएंगे मैं समझता हूँ कि ये कारोबार में जो और लोगों में ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ये शायद अच्छा फारूकी साहब, यानी आपकी खुद भी पर्सनल भी गुफ्तगू हुई। आप ये बताएं कि वज़ीर आज़म ने जो कुछ भी कहा वहाँ आप लोगों का हौसला बढ़ा है उस चीज़ से या परेशानी कायम है? जहाँ तक उनका ताल्लुक़ है किसी को कोई मैं समझता हूँ कि ना शक व शुबा है और ना किसी को शक व शुबा होना चाहिए। असल मसला ये है कि जो इमरान खान साहब का एक क्या ड्रॉबैक क्या है, क्योंकि वो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में मुझे भी उन्होंने मेरी सवाल के जवाब में ये दिया कि इमरान खान साहब का बैकग्राउंड जो है वो कारोबार से उनकी फैमिली में भी किसी का नहीं था, उनके शायद बहुत जो करीबी अजीज़ हैं उनका भी नहीं था और उनका तो सिरे से नहीं था। लिहाजा वो कारोबार में जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो इरिटेंट्स होते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे मुश्किलात आती हैं उनसे वो ज़ाती तौर पे बाखबर नहीं हैं और उनको लोगों से जो उनके आसपास इर्द गिर्द लोग हैं जिन पे वो अपना कॉन्फिडेंस रखते हैं उनसे जो उनको फीडबैक मिलती है या इनपुट मिलती है वो उस पर रिलाई करते हैं और उसके हिसाब से फिर वो अपने जो भी उनका विजन है या जो डायरेक्शन है वो देते हैं। ये एक बहुत बड़ा हैंडीकैप, हम उस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ बिजनेस कम्युनिटी। अच्छा, हमें परेशानी होगी है। वैसे आपकी ये बात सुन के साबिक सदर कराची चैम्बर हारून फारूकी हमसे बात कर रहे थे। दिस इज ऑल द टाइम वी हैव फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल सी यू टुमारो। कल क्या फ्राइडे? यस। बड़ी जल्दी हफ्ता गुजर नहीं रहा, क्या ख्याल है आप लोगों का? मेहमान आए हैं इसलिए जरा जल्दी गुजर रहे हैं, मसरूफियत बढ़ जाती है ना जरा। Well, I guess. Okay, see you tomorrow. Have a great day. Have a great day.